हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 33rd व्यास सम्मान अवार्ड 2023। 2023 के व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है पुष्पा भारती, अमिता गुप्ता, शिव शंकरी या फिर रामदर्श मिश्रा। और 2023 के व्यास सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती जी को। अब ये जो व्यास सम्मान अवार्ड है ये कौन से फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन जो है वो 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार देती है। एक तो हो गया व्यास सम्मान और दूसरा है सरस्वती सम्मान। दोनों में क्या अंतर रहेगा? देखिए, जो व्यास सम्मान है वो दिया जाता है हिंदी भाषा में लिखे गए किसी साहित्य के लिए। अगर हिंदी लैंग्वेज में कोई नॉवल लिखा है, कोई पोइट्री लिखी है, उसके लिए दिया जाएगा व्यास सम्मान। और सरस्वती सम्मान दिया जाता है 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से अगर आपने किसी भी भाषा में कोई साहित्य लिखा है तो आपको क्या दिया जाएगा? सरस्वती सम्मान। अब ये 8वीं अनुसूची क्या है? देखिए, हमारे संविधान में टोटल है 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स हैं। उन 12 शेड्यूल्स में से जो 8वीं अनुसूची है वो बात करती है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। और उस 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी लैंग्वेजेस शामिल हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 ऐसी भाषाएं हैं। तो इस वर्ष का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? शिव शंकरी जी को। ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा जा चुका है इस एग्जाम में। और व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती जी को। अगर हम कैश प्राइस की बात करें, व्यास सम्मान के लिए होता है 4 लाख रुपीस और सरस्वती सम्मान के लिए होता है 15 लाख रुपीस। फोटो में आपके सामने है पुष्पा भारती जी एंड ये है शिव शंकरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज वॉन टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं सेलेना गोमेज, टेलर स्विफ्ट, जो बाइडेन या फिर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टाइम मैगजीन के जो पर्सन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ष 2022 के रहे थे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और 2023 का खिताब मिला है टेलर स्विफ्ट को। फेमस पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट इस साल यानी कि 2023 की बनी है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। पोलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है और हमसे पूछा जा रहा है कि वहां के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हमारे ऑप्शंस हैं क्रिस हिपकिंस, डोनाल्ड टस्क, क्रिस्टोफर लक्सन या फिर एलिजाबेथ बॉर्न। और पोलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क की पिक्चर आपके सामने है, ये है डोनाल्ड टस्क और आपके सामने हो जाएगा यूरोप का पूरा मैप। देखिए, इस मैप पे अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करें, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉर्वेजियन सी। नॉर्वे कंट्री है और यहाँ पर इस नॉर्वे कंट्री की वजह से इस सागर का नाम भी हो गया इसके नाम पर ही। ओशन करंट्स यानी कि महासागरीय जलधाराएं महासागर में चलती हैं और यहाँ पर जो ओशन करंट है उसका नाम भी क्या है? उसका नाम है नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वेजियन जलधारा उसे हिंदी में कहते हैं। और वो किस प्रकार का करंट है? वो है एक गर्म जलधारा यानी कि वार्म करंट हो जाएगा नॉर्वेजियन करंट। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड 3 देश आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर है बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया। कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है? स्वीडन और फिनलैंड। साथ ही में फिनलैंड के यहाँ पर इस पोर्शन पर है फिनलैंड की खाड़ी। और ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड कौन से 2 देशों के बीच है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक तो क्या रहेगा ऑब्वियसली फिनलैंड और दूसरी कंट्री हो जाएगी एस्टोनिया। एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में है गल्फ ऑफ फिनलैंड एट दिस प्लेस। उसके साथ ही लास्ट पॉइंट जो मैं इस मैप से डिस्कस करना चाह रही हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाल्टिक सागर। बहुत बार हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पढ़ी हैं अपने मैप्स में। बाल्टिक सागर यहाँ पर है और इसीलिए ये 3 देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। किस सागर की वजह से? बाल्टिक सागर की वजह से ये तीनों देश जाने जाते हैं बाल्टिक कंट्रीज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु विल बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। रिसेंटली भारत के 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए और वहाँ पे न्यू जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके नाम डिक्लेयर हो चुके हैं और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली वो सभी अपनी शपथ ग्रहण भी कर चुके होंगे। हमारा प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं और हमारे ऑप्शंस हैं विष्णुदेव साई, रेवंत रेड्डी, मोहन यादव या फिर भजन लाल शर्मा। और छत्तीसगढ़ के न्यू सीएम बनने जा रहे हैं विष्णुदेव साई। अब जैसे कि मैंने कहा, रिसेंटली 5 स्टेट्स में ये जो
राज्य विधानमंडल है उनके चुनाव हुए। और छत्तीसगढ़ के न्यू सीएम कौन होंगे? विष्णुदेव। सही, पिक्चर आपके सामने है। इसके साथ राजस्थान के सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा, फोटो आपके सामने है। देन वी हैव तेलंगाना के सीएम, जिनका नाम क्या हो जाएगा? जिनका नाम हो जाएगा रेवंत रेड्डी। ये बने हैं तेलंगाना के न्यू सीएम। इनके साथ अगर हम देखें नेक्स्ट कौन से 2 राज्य हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं मोहन यादव। साथ में आप पिक्चर में देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सीएम। और देन वी हैव लास्ट में नॉर्थ ईस्टर्न एक राज्य जिसका नाम है मिजोरम, और मिजोरम के सीएम बनने जा रहे हैं लालदू हुमा। पिक्चर आपके सामने है। 5 राज्यों के नाम आप याद रखेंगे जहां पर रिसेंटली हुए स्टेट इलेक्शंस। अगला प्रश्न हमारा है, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। हमारे ऑप्शन है 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 10 मार्च या फिर 10 अगस्त। और प्रतिवर्ष जो ह्यूमन राइट्स डे है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें कि इस वर्ष की थीम क्या थी, इस वर्ष की थीम रहेगी कंसोलिडेटिंग एंड सस्टेनिंग ह्यूमन राइट्स कल्चर इनटू फ्यूचर। लंबी थीम है, चांसेस आर लेस कि आपसे पूछी जाएगी। अगर हम भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे कहा जाता है, पहला पॉइंट तो ये कि जो NHRC है इसका कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं है। और जिन चीज़ों का मोस्टली कोई आर्टिकल मेंशन नहीं होता है वो कैसी बॉडीज होती हैं? वो होती हैं गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो भारत में जो NHRC है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात, NHRC के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस अरुण मिश्रा। ये हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगर हम संरचना की बात करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? चेयरमैन, एक तो होगा अध्यक्ष, एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स, यानी कि एक अध्यक्ष और उसके साथ 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अगर हम टर्म की बात करें कि कितना उनका कार्यकाल रहता है, या तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। 70 ईयर्स क्यों हमारे पास दिया गया है, 65 और 62 क्यों नहीं? क्योंकि देखिए जो भी पर्सन NHRC का चेयरमैन होगा ये कंपलसरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायर होने की आयु है 65 वर्ष, 65 ईयर्स। तो आप खुद सोचिए, अगर आप 65 में रिटायर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो नेक्स्ट एज है वो कितनी होंगी, 65 से अबव। तो इसीलिए ये कितनी रखी गई है, 70 वर्ष। या तो आप 3 वर्ष कार्य करेंगे या फिर 70 ईयर्स अगर आपकी एज पहले हो जाती है तो वो माना जाएगा। और अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों ही, यानी कि NHRC के सदस्यों को, अध्यक्ष को नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, और अगर उन्हें पद से हटाना हो तो वो हटाए भी जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। आप याद रखेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और भारत के ह्यूमन राइट कमिश्नर कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा। अगला प्रश्न हमारा है, WinBax 23 is a military exercise between the armies of India and which country? WinBax 23 भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य एक सैन्य अभ्यास है? हमारे ऑप्शंस हैं मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका या फिर ईरान। और जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं हमने बहुत बार डिस्कस किया है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और फिलहाल जो WinBax 23 है वो है भारत और वियतनाम के बीच में एक सैन्य अभ्यास। साउथ ईस्ट एशिया का मैप आपके सामने है। बहुत सारे प्रश्न हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें थॉरोली, सबसे पहले देखिए, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है कि म्यांमार में यहाँ ऊपर से नीचे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अराकान योमा। और जो अराकान योमा है उसको बोला जाता है हिमालय का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय उसे कहते हैं। साथ ही में अराकान योमा के साथ यहाँ पर जो एक नदी बहती है उस नदी का नाम है इरावदी रिवर। वो किसके साथ बहती है? विद द माउंटेन अराकान योमा। साथ में आप देख पा रहे हैं म्यांमार के साथ कुछ और कौन से देश लगते हैं, लाओस, वियतनाम। वियतनाम इज द कंट्री जिसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज चल रही है। उसके अलावा कंबोडिया, थाईलैंड, ये 4 देश साथ में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मलेशिया। और देखिए ये जो येलो में या मैं कहूँ डार्क येलो में आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है मलय प्रायद्वीप, मलय पेनिनसुला इसे कहते हैं। पेनिनसुला क्या चीज होती है? भूमि का ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो मलेशिया की वजह से इसका नाम हो गया मलय प्रायद्वीप। साथ ही में जो मलेशिया है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर ही लोकेटेड है। ये जो पूरा पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये भी क्या है, मलेशिया है। और ये कंट्री भी क्या हो जाएगी, तो मलेशिया हो जाएगी। साथ में यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा, एक साइज में छोटा है बट द
डेवलपमेंट के हिसाब से देखें हम तो वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत फेमस सिंगापुर, जिसकी राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी। उसके अलावा यहाँ पर आप ब्राउन कलर में देख पा रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड, और उसका नाम क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, वेरी इजी, उसका नाम है ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा, जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो हमारा आंसर होगा अरेबियन प्रायद्वीप, और द्वीप समूह रहेगा इंडोनेशिया। फिलीपींस लास्ट में कंट्री जो हमने डिस्कस नहीं की, और फिलीपींस की कैपिटल वेरी फेमस, वेरी इजी, मनीला। वियतनाम के साथ हमारी हो रही है ये एक्सरसाइज। अगला प्रश्न हमारा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ बीबीसी। बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और हमारा प्रश्न है कि बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस रहेंगे डॉक्टर समीर शाह, डॉक्टर विकास अरोड़ा, अरुण गोयल या फिर अशोक शर्मा। और बीबीसी के, जैसे कि फुल फॉर्म में ही मैंने आपको बता दिया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसके नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह। सिर्फ इसीलिए हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो है वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, विच प्लेयर वॉन WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड 23? किस खिलाड़ी ने WTA प्लेयर ऑफ द पुरस्कार 23 जीता? और हमारे ऑप्शंस हैं ईगा स्वेतिक, आर्या सबलेंका, कोको गॉफ या फिर सेरेना विलियम्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, आप जानते हैं कि चारों ही जो हैं वो फेमस टेनिस फीमेल प्लेयर्स के हमने नाम लिखे हैं, और WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड 23 मिला है ईगा स्वेतिक को। ईगा स्वेतिक की अगर हम देश की बात करें कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो हमारा आंसर रहेगा पोलैंड। पोलैंड से ये बिलोंग करती हैं, और इसके साथ ही ज़्यादा फेमस बात क्या है कि इन्होंने 2023 का फ्रेंच ओपन भी जीता है। अगर हम टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स की बात करें, 4 जगह पर होते हैं, 4 मेन होते हैं। कौन से? फ्रेंच हो गया और US हो गया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है एंड होता है विंबलडन ओपन। और उसमें से जो फ्रेंच ओपन जीता है वो किसने जीता है, ईगा स्वेतिक ने। इसके साथ ही वो बनी है नंबर 1 WTA प्लेयर, और WTA की फुल फॉर्म वेरी इजी, विमेन टेनिस एसोसिएशन। अगर हम मेल कैटेगरी में बात करें तो नंबर 1 प्लेयर बने हैं नोवाक जोकोविच, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं सर्बिया को। ईगा स्वेतिक और नोवाक जोकोविच दोनों की पिक्चर आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रिसेंटली विच इंडियन मिनिस्टर गॉट प्लेस्ड इन टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड? हाल ही में कौन से भारतीय मंत्री को विश्व की शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में स्थान मिला है? प्रतिवर्ष आपने देखा होगा टॉप 100 पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट आती है, और जितनी भी भारत की तरफ से महिलाएं उसमें प्लेस्ड हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, और हमारे ऑप्शन है 2 ऑप्शन तो आप इजीली कट कर पाएंगे यहाँ से, क्योंकि मैंने क्या पूछा है, कौन या मिनिस्टर को मिला है। और हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, फाल्गुनी नायर या फिर रोशनी नादर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। भारत की तरफ से 4 महिलाएं थी जो इस सूची में जिनको स्थान मिला है, और भारत की तरफ से जो टॉप स्थान मिला है वो मिला है निर्मला सीतारमन जी को विद द रैंक 32। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इससे पिछले वर्ष में भी उनको स्थान मिला था और उनका रैंक पूछा गया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। उनके अलावा रोशनी नादर मल्होत्रा जो शिव नादर जी की बेटी हैं, उनको मिला है 60th रैंक। रोशनी नादर जी की पिक्चर आपके सामने है। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत की सोमा मुंडल को मिला है 70th रैंक, और किरण मजूमदार शाह को मिला है 76th रैंक। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएंगे निर्मला सीतारमन जी विद द रैंक 32। और अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन मिली है उर्सुला वॉन देर लियन को, पहला स्थान उन्हें मिला है, और वो हैं कौन, वो हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट रैंक पर कौन हो जाएंगे, उर्सुला वॉन देर लियन। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, स्टैचू ऑफ तमिल पोइट एंड फिलोसोफर थिरुवल्लर वॉज अनवेल्ड एट विच कंट्री? तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या फिर बेल्जियम। और राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में तमिल पोइट का ये जो मूर्ति का अनावरण है वो किया गया है। आज की वीडियो से अगर आपके लिए प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो आपके लिए रहेगा, हु हैज बिकेम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? और हमारे ऑप्शंस रहेंगे रेवंत रेड्डी, मोहन यादव, विष्णुदेव साई या फिर भजन लाल शर्मा।
जो भी बने हैं तेलंगाना के न्यू सीएम, उनका नाम आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। इसके साथ ही 21 दिसंबर से हमारा पटवारी का न्यू बैच शुरू होने जा रहा है और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे बैच की फीस रहेगी 6000 रुपीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। Audio Jungle.